हाय फ्रेंड्स, इक्विटी जस्टिस एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि साम्य न्याय और निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत आज हम दूसरे केस को डिस्कस करेंगे। यह केस है एल जानकीराम अय्यर एवं अन्य वर्सेस पीएम नीलकंठ अय्यर एवं अन्य, जिसमें एल जानकीराम अय्यर एपिलियंट है और पीएम नीलकंठ अय्यर एवं अन्य उत्तरवादी यानी कि रिस्पोंडेंट है। तो दोस्तों, इस केस में डिस्कस के दौरान हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि इस केस में क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसमें पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, रेफरेंस सब्जेक्ट एंड फैक्ट्स ऑफ द केस एंड केस कहाँ कहाँ डिस्कस होएगा उसको बता रही हूँ। पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद रिजल्ट आता है यानी कि निर्णय, जजमेंट। ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि केस को याद करने के लिए सभी को बहुत ही दिक्कत जाती है, तो आपको मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट में आता है विधि के प्रतिवादी सिद्धांत की केस में क्या हुआ। तो चलिए हम लोग केस शुरू करते हैं। एल जानकीराम अय्यर एवं अन्य अपीलियंट अपीलार्थी वर्सेस पीएम नीलकंठ अय्यर एवं अन्य उत्तरवादी रिस्पोंडेंट। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस केस का रेफरेंस किस केस से लिया गया है। इस केस का रेफरेंस AIR 1962 SC 633 यानी कि 633 से लिया गया है, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 34, 47, 48, 56 तथा 63 पर आधारित है। इस केस का फैक्ट ऑफ द केस है, फर्स्ट, प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6 कर्जदार है। ये सभी जीनावाली जिले के हिंदू संयुक्त परिवार के कलक्कर पनेयर कुटुंब के सदस्य थे। सेकेंड पॉइंट है, यह कुटुंब पेट्रोल की कमीशन एजेंसी का व्यापार करता था। इन्हें बर्मा सेल कंपनी से कमीशन एजेंसी के अधिकार प्राप्त थे। थर्ड फैक्ट है, कुटुंब के सदस्यों पर अत्यधिक कर्ज हो गया था। महाजनों के दबाव के कारण सुलहनामा का निष्पादन किया गया, जिसमें 56 महाजनों द्वारा सुलहनामे की पुष्टि की गई। फोर्थ फैक्ट है, इस प्रलेख के अंतर्गत प्रतिवादी नंबर 7 ट्रस्टी को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह कर्जदारों की समस्त संपत्ति तथा लेनदारी को अपने हाथों में ले ले तथा उसको बेचकर महाजनों में आनुपातिक भाग में बांट दे। फिफ्थ फैक्ट है, महाजनों में से एक अय्यर ने प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6 के विरुद्ध एक इंसॉल्वेंसी का दावा किया। दावे के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6 ने एक ट्रस्ट निष्पादित किया। फैक्ट 6 है, इस ट्रस्ट प्रलेख द्वारा उन्होंने अपनी समस्त चल तथा अचल संपत्ति, जिसमें लेनदारी भी थी, 3 ट्रस्टियों को सौंप दी थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 7 भी एक ट्रस्टी था। ट्रस्टियों को यह अधिकार दिया गया था कि वह समस्त संपत्ति को बेचकर महाजनों को आनुपातिक भाग में बांट दें। ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को स्वीकार किया तथा अपने कर्तव्य पालन में लग गए। ट्रस्टियों ने संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया तथा जमानती महाजनों का कर्ज भी चुका दिया तथा बिना जमानती महाजनों को 50% के हिसाब से कर्ज चुकाने के लिए राजी हो गए। प्रतिवादी नंबर 14 एक जमानती कर्जदार थे, जिसके हक में पहली प्रविष्टि संपत्ति बंधक की गई थी। ट्रस्टियों ने उसके हक 45,030 रुपीज़ में यह संपत्ति बेच दी, जिसमें 42,000 रुपये कर्ज तथा 3,030 रुपये ट्रस्टी को प्राप्त हुए। शेष बची राशि अन्य महाजनों को उनके कर्ज के रूप में अदा कर दी। इस प्रकार से सभी संपत्तियों को हस्तांतरण किया गया। कुछ कर्जदारों ने हिसाब किताब का वाद प्रस्तुत किया। यह केस जो है ट्रायल कोर्ट में जाता है। ट्रायल कोर्ट ने वादी की हिसाब किताब की मांग को अस्वीकार कर देता है, लेकिन घोषणात्मक डिक्री पारित की कि वह संपत्ति अभी भी ट्रस्ट की है। इस डिक्री द्वारा प्रतिवादी नंबर 7 को ट्रस्टी के पद हटाए जाने का आदेश दिया जाता है तथा 2 अधिवक्ताओं को उनके स्थान पर
प्रशासी नियुक्त किया गया तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण संपत्ति का कब्जा प्रदान करें तथा नियुक्त प्रशासियों को संपत्ति को दोबारा से बेचने का अधिकार दिया जाए। ट्रायल कोर्ट में यह केस डिस्कस होने के बाद यह हाई कोर्ट में केस पहुंचता है। उसके बाद उच्च न्यायालय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरोध 3 अपीलें प्रस्तुत की जाती है, जिसे खारिज कर दिया जाता है। न्यायालय सिर्फ ब्याज की दर को बढ़ाने का आदेश देता है। उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करके उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाती है। अपीलियंट की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यह वाद समयावधि से बाहर है। न्यायाधीशों के द्वारा इस संबंध में मत व्यक्त किया गया कि यह वाद समयावधि से बाहर नहीं है, क्योंकि वादीगण ने घोषणा की थी कि पुराने ट्रस्टियों को हटाए जाने पर उनके स्थान पर नए ट्रस्टियों की नियुक्ति की जाए। अतः यह केस न्यास अधिनियम की धारा 134 के अंतर्गत आता है, 120 के अंतर्गत नहीं। अपीलियंट द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि यह दावा न्यास अधिनियम की धारा 63 से परे है। लाभकारी धारा 63 के अंतर्गत अनुतोष पाने का अधिकारी है, किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत नहीं। न्यायाधीश इस तर्क से भी सहमत नहीं होते हैं। इस मामले में 3 ट्रस्टियों के रहते हुए भी केवल 2 ट्रस्टियों द्वारा ही ट्रस्ट की संपत्ति बेची जाती है। अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध जो डिक्री पारित की जाती है वह उचित है। इसमें जजमेंट आता है, यानी कि निर्णय आता है, अपील खर्चे सहित खारिज की गई है। और इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत यानी कि लॉ लेड डाउन विधि के प्रतिपादित सिद्धांत क्या हैं? फर्स्ट सुनिए। ट्रस्टी को हटाने तथा अनुचित रूप से बेची गई ट्रस्ट संपत्ति का कब्जा पाने का केस अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत नहीं आता है। सेकेंड सिद्धांत है, यदि समस्त ट्रस्टियों को विक्रय पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इस प्रकार का विक्रय अवैध होगा। थर्ड सिद्धांत है, घोषणात्मक तथा ट्रस्टियों को हटाने का वाद अधिनियम की धारा 134 के अंतर्गत आता है। फोर्थ सिद्धांत है, बंधकों को संविदात्मक ब्याज की दर से ब्याज दिलाने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं होता है। तो इस तरह यह केस लास्ट होता है। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कौन सा केस डिस्कशन चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।